प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और प्रकरण है आज का शिक्षा के प्रकार। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। कल आपने औपचारिक शिक्षा का अध्ययन किया था और आज है अनौपचारिक शिक्षा। वैसे तो विभिन्न समाजों में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रयोग आदिकाल से होता चला आ रहा है, लेकिन शिक्षा के अनौपचारिक साधन जो औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा विस्तृत रूप से कार्य करते हैं, या दूसरे शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा के वे साधन जो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, इन पर किसी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। इनका विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। शिक्षा प्रदान करने के लिए वह इनकी कोई निश्चित योजना नहीं होती है और न ही कोई निश्चित उद्देश्य होता है। ये किसी भी प्रकार की विधिवत शिक्षा भी प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि इनका निर्माण समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है, फिर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। बालक व बड़े समाज के सभी लोग आजीवन इन साधनों से अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। बालक वास्तविक जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका स्वाभाविक रूप से विकास भी होता है। ये तमाम साधन हैं। इन साधनों की श्रेणी में आपका घर या परिवार, समाज, राष्ट्र, धार्मिक संस्थाएं, विभिन्न दल, रेडियो, प्रेस, सिनेमा, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि ये सभी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। तो आज हम उन साधनों के ऊपर विचार करेंगे जो बालकों को वास्तविक जीवन की अनौपचारिक रूप से शिक्षा देते हैं, क्योंकि बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का विकास करते हैं और उनके अनुभवों को विस्तृत व समृद्ध बनाते हैं। सामाजिक अनुकूलन में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तमाम साधनों का आज हम अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की तमाम एजेंसियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 को हमने सेलेक्ट किया है। तो पहली इकाई है परिवार, फैमिली, दूसरी कम्युनिटी और तीसरी राज्य। तो परिवार तो आप जानते ही हैं, जहाँ बच्चे का जन्म होता है या बच्चे का घर परिवार। कहा गया है कि परिवार ही बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, प्रथम पाठशाला है। और इस पाठशाला की जो प्रथम शिक्षक होती है उसकी माँ होती है, माता पिता होते हैं। घर ही शिक्षा की प्राचीनतम संस्था भी है। यद्यपि शिक्षा का भाग आजकल विद्यालय, समाज और राज्य ने ले लिया है, लेकिन इससे परिवार के जो शैक्षिक कार्य हैं अनौपचारिक रूप से वो ख़त्म नहीं हुए हैं और न ख़त्म होंगे। उनका कार्य यथावत चलता रहेगा। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जो बच्चे के प्रारंभिक जीवन से लेकर और पूरी उम्र तक उसे अनौपचारिक रूप से सब कुछ सिखाती रहती है। तो जिस तरीके से परिवार या फैमिली एक छोटे स्वरूप में बच्चे को आजीवन शिक्षा प्रदान करती है, उसी तरीके से थोड़े विस्तृत रूप में कम्युनिटी, समुदाय बच्चे को या मनुष्य को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती रहती है। तो यहाँ जो आपका परिवार और समुदाय है, इन दोनों के लगभग एक ही जैसे कार्य हैं। तो यहाँ परिवार और समुदाय, ठीक है, परिवार छोटे स्तर पर है और समुदाय थोड़े से बड़े स्तर पे है। तो इन दोनों के जो कार्य हैं उनको
हमने एक ही जगह या एक तरीके से करने का प्रयास किया है, उसी से आप देखेंगे। तो परिवार के मुख्य कार्यों में है सीखने का प्रथम स्थान। जैसा कि आप जानते ही हैं कि परिवार बच्चे के सीखने का प्रथम स्थान है, प्रथम पाठशाला है। इस पाठशाला में सबसे पहले माँ, पिता, परिवार के अन्य सदस्य शिक्षक की भूमिका निर्वहन करते हैं और बच्चे को सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरा है वास्तविक जीवन के अनुभवों की प्राप्ति, क्योंकि बच्चा स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से इस प्रकार मिला होता है कि जो उसके वास्तविक अनुभव हैं उनको वो उसी नेचुरल वे में ही प्राप्त कर लेता है। अगला है आपका चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस तरीके से अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाया जाए। एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना है, किन आदतों का विकास करना है, किन का नहीं करना है, और समुदाय में किस तरीके से अपने आप को स्थापित करना है, ये परिवार के द्वारा और समुदाय के द्वारा बच्चे को चरित्र निर्माण करना सिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला है आपका धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है प्रत्येक बच्चे के लिए। वो जिस कम्युनिटी या जिस समुदाय या जिस संप्रदाय से संबंध रखता है, उस संप्रदाय की जो धार्मिक शिक्षा है वो बच्चे को प्रथमतः अपने परिवार से ही प्राप्त होती है। अगला है आपका मूल प्रवृत्तियों का प्रकाशन। जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनका प्रकाशन बच्चा खुले रूप से अपने परिवार में ही करता है, क्योंकि बचपन से लेकर वो बड़ा होता है और उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको प्रदर्शित करता है, उनका प्रकाशन करता है, और उसके परिवार वाले उसकी उन प्रवृत्तियों को सुधारते हैं, उनमें सुधारने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका सामाजिक भावना का विकास। एक सोशल व्यू का डेवलपमेंट बच्चे का उसके परिवार से ही होता है। जिस तरीके का उसके परिवार का माहौल होगा उसी तरीके से वो अपने कम्युनिटी में, समुदाय में अपने आप को अनुकूलित कर पाएगा। बौद्धिक विकास से तात्पर्य इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप समझ ही रहे हैं कि इसमें बच्चे का बुद्धि का विकास, उसकी भावनाओं का विकास, उसकी रुचियों का विकास, ये सारी चीज़ें बौद्धिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। और सबसे मुख्य चीज़ कि इसमें जो सौंदर्यानुभूति का विकास भी सम्मिलित होता है। एस्थेटिक व्यू का डेवलपमेंट भी बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। अगला है आपका व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, हर तरीके का विकास, भाषाई विकास परिवार के द्वारा ही होता है इनिशियली। अगला है आपका व्यवहारिक एवं व्यवसायिक विकास। बच्चा अपने व्यवहार को अच्छे से परिष्कृत कर एक व्यवहारिकता हासिल करता है अपने परिवार से ही, एवं उसके परिवार में जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे कृषि का कार्य हो या अन्य कोई व्यवसाय हो, बच्चा अपने परिवार से ही जो उसका वोकेशनल डेवलपमेंट है वो अपने परिवार से ही सीखता है। दूसरा बिंदु है आपका राज्य, स्टेट।
स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि थोड़े बृहद स्तर पर राज्य को फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या मतलब औपचारिक अनौपचारिक या जितने भी प्रकार की शिक्षा है, सभी शिक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए राज्य के कार्य जो मुख्य हैं वो देखिए, क्योंकि राज्य या स्टेट, राज्य मानव समाज का या मानव समाज का एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित विशाल रूप है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति सामाजिक संगठनों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है, और विभिन्न वर्गों के विभिन्न समाजों ने मिलकर एक व्यापक समाज की जो स्थापना की है, उसी का नाम राज्य है। और इस राज्य के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या को चलाने वाला एक सरकारी तंत्र, और उस सरकारी तंत्र को नियंत्रित करने वाली एक राजनीतिक सत्ता जो होती है, वो राज्य का स्थान प्राप्त करती है। क्योंकि ये आपका राजनीति का विषय है, उसमें आपको सामाजिक विषय में पढ़ाया गया होगा। तो राज्य के विभिन्न कार्य जो तमाम हैं, मैंने मुख्य रूप से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैंने नोट किए हैं। देखिए, पहला है संस्कृति का विकास। राज्य को किसी भी राज्य विशेष की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको विकसित करना और उसको संरक्षित करना, ये राज्य का कार्य होता है। और उस संस्कृति को विकसित करके और संरक्षित करके जो उसके मुख्य तत्व हैं या उसका जो मूल है, उस मूल को अनौपचारिक रूप से औपचारिक रूप से अपनी जनता में उसको पहुंचाना, ये राज्य का पहला कार्य है। राज्य का दूसरा कार्य है जनहित के कार्य। जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं वो सब करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कार्य। तीसरा, विद्यालयों की व्यवस्था। कल भी आपने पढ़ा था, अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था करना, जिससे कि जो भी उसमें पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, कहना था औपचारिक रूप से विद्यालयों की सुदृढ़ व्यवस्था करना। कुशल शिक्षकों की व्यवस्था करना, जो कि जो निश्चित पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से पढ़ा सकें, और औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक रूप से भी जो क्रियाकलाप हैं उनको भी पूरी तरीके से कर सकें। आयोगों की नियुक्ति। अपने राज्य की जनता के हितों को देखते हुए विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करना, उन आयोगों की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को लागू कर जनहित के कार्य करना। अगला है शैक्षिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन, क्योंकि प्रत्येक राज्य उतना ही अधिक उन्नतशील होता है जितना कि उसके क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी। तो चूँकि शिक्षा से संबंधित है तो शैक्षिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन, राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से अच्छे रिसर्च करवाए और उन रिसर्च के आधार पर जो आवश्यकता महसूस होती है, उनके जो सुझाव होते हैं, उन सुझावों को लेकर के समाज का हित साधे। अगला है प्रौढ़ शिक्षा। आपने देखा होगा कि शिक्षा से वंचित रहने वाले जो लोग हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो बड़े होकर के ऐसे रह जाते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्हें जो एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा है, उसके माध्यम से उनको अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वो आवश्यकता पड़ने पर पढ़ लिख सकें। अगला है आपका अभिभावकों को प्रोत्साहन। जो भी गार्जियंस हैं बच्चों के या शिक्षण कर्मी, उन सबको प्रोत्साहन देना ताकि वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और लास्ट अंतिम है आपका
सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा, जिसको हो गया आप यूनिवर्सल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सार्वजनिक रूप से सभी पर बिना किसी धर्म, जाति, वर्ग या स्थान विशेष को ध्यान में रख के न दिए जाने वाली शिक्षा को सार्वभौमिक या शिक्षा कहते हैं, जो कि आपका अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया है उसके माध्यम से। और अंत में आपका शिक्षा की अन्य अनौपचारिक संस्थाएं, जैसा मैंने बताया था बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इन्हीं में सबसे प्रमुख स्थान रखता है धर्म। बालक की शिक्षा में समाज व अन्य संगठनों के साथ साथ धर्म का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि धर्म से हमें कुछ न कुछ शिक्षा हमेशा मिलती रहती है। तो धर्म का जो सार है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों को लिए हुए है, जिनमें कि एक आंतरिक और एक बाह्य, दो चीज़ें हैं जिनमें नम्रता, पवित्रता, दया और निष्पक्षता समाहित है। आंतरिक पक्ष में ईश्वर से संबंधित मनुष्य में के भीतर जो विश्वास, विचार, भावनाएं आदि आती हैं, और बाह्य पक्ष में प्रार्थनाएं, रीति रिवाज, जिनके द्वारा धार्मिक भावना को व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीके से धर्म बच्चे के, मनुष्य के जीवन में अनौपचारिक रूप से हमेशा सीखने का कार्य करता रहता है। तो इस धार्मिकता को सिखाने के मुख्य जो केंद्र हैं वो मैंने दो चार नोट किए हैं। पहला है मंदिर। मंदिर चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, ये मंदिर में जाकर के अपनी पूजा करते हैं, अपने इष्ट को पूजते हैं और उनके द्वारा जो भी नैतिक आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उनको मानने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से मस्जिद जो इस्लाम के लिए है, चर्च है, गिरजाघर है। तो क्या मतलब जो जिस संप्रदाय से, जिस धर्म से संबंधित होता है वो अनौपचारिक रूप से अपने धार्मिक स्थलों से सीखता रहता है। अगली चीज़ है धार्मिक कार्य। हर धर्म के हिसाब से अपना अपना धार्मिक कार्य है। उसी तरीके से धार्मिक यात्राएं हैं। वैष्णो देवी है, पूर्णागिरि देवी है, और अभी आपकी चलने वाली है मानसरोवर यात्रा और आपकी हज यात्रा। तो ये धार्मिक यात्राएं वर्ष भर चलती रहती हैं। इसी तरीके से धार्मिक उत्सव ये भी निरंतर रूप से चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि शिक्षा की जो अनौपचारिक शिक्षा है, कि शिक्षा की जो अनौपचारिक शाखा है वो किस तरीके से कार्य करती है और कौन कौन से वो प्रेरक हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आज यही आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।